आयरलैंड की टीम जो कि गई है बांग्लादेश के दौरे पर और खेलेगी 3 T20 मैच के सीरीज, जिसके पहले इन्होंने 2 टेस्ट मैचेस भी खेले और दोनों के दोनों टेस्ट मैचेस में बांग्लादेश की टीम ने वन साइडेड वहां पर जीत दर्ज करी और क्लीन स्वीप किया वहां पर आयरलैंड की टीम का टेस्ट मैच के सीरीज में। लेकिन वो तो खत्म हो गया। फिलहाल यहाँ पर जो T20 मैच की सीरीज स्टार्ट हो रही है 27 नवंबर से लोकल टाइम के हिसाब से। भारत में तो ये मैच शाम को 5:30 बजे से स्टार्ट होगा, तो लोकल टाइम भी लगभग वही होगा। और ये पहला T20 मैच जो खेला जाएगा चट्टोग्राम के मैदान पर, जिसका नाम तो फिलहाल अब चेंज कर दिया गया है, जिसका ऊपर नाम यहाँ पर मैंने लंबा चौड़ा लिखा रखा है, लेकिन फिलहाल जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम के नाम से पहले ये जाना जाता था। जहां पर अभी रीसेंट टाइम में ही अगर आप देखें तो एक 31 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को एक सीरीज यहां पर खेली गई थी T20 मैचेस की ही, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के बीच में। जहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि वेस्ट इंडीज की एक ऐसी टीम जो कि स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलती, उसने भी यहां की पिच पर, जहां पर फिलहाल उस T20 सीरीज में स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिलती दिखाई नहीं पड़ी, वहां पर क्लीन स्वीप किया और बांग्लादेश की टीम को एक बार यहां पर पहले बैटिंग करते 165 रन का स्कोर खड़ा किया, फिर उनको 149 के स्कोर पर आउट कर दिया, फिर यहां पर 149 रन बनाया पहले बैटिंग करते हुए, उनको 135 के स्कोर पर रोक दिया और फिर यहां पर बांग्लादेश को 151 के स्कोर पर ऑल आउट करने के बाद स्कोर को चेज करते हुए उस वेस्ट इंडीज की टीम ने 151 रन बना करके 5 विकेट पर मैच को जीता। जिससे ये तो कम से कम हमको पता चलता है कि बहुत ही हाई स्कोरिंग ग्राउंड तो नहीं है। पिच जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा थोड़ा सा स्लो एंड लो होता जरूर है, लेकिन ये चूंकि पहला मैच है तो यहां पर उतना इफेक्ट शायद आपको पड़ता दिखाई ना पड़े। लेकिन जिस तरीके से क्लीन स्वीप वेस्ट इंडीज की टीम ने पिछले सीरीज में किया बांग्लादेश का, वहां पर निश्चित तौर पर एक होप तो दिखाती है आयरलैंड को कि चांसेस उनके पास भी है। बाकी एक और मैच यहां पर 7 मई 2024 को जो खेला गया था बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच में, जहां पर बांग्लादेश की टीम ने 165 रन बनाया, फिर जिम्बाब्वे को 156 के स्कोर पर रोक दिया। ये तो डे मैच था, लेकिन ये तीनों अगर आप देखें तो रात के मुकाबले थे और उस टाइम पर उतनी ओस आती भी नहीं थी। लेकिन आज के इस मैच में चांसेस काफी अच्छे खासे हैं कि सेकंड इनिंग की बैटिंग के दौरान थोड़ी बहुत ओस आए। तो जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी वो सीधे सीधे, मुझे जहां तक लगता है कि पहले फील्डिंग करने की ही कोशिश करेगी ताकि उसको सेकंड इनिंग में बॉलिंग करना ना पड़े, और उसी टीम के पास काफी अच्छे चांसेस भी होंगे कि इस मैच को जीत ले। बाकी स्पिन कौन कितना बेहतर खेलेगा उस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी, जिसके बारे में हम आगे प्लेयर बैटल में देखेंगे कि दोनों टीमों के जो बैटर्स हैं वो कितना बेहतर या कितना खराब स्पिन को खेलते हैं। बाकी पिछले अगर आप 7 मुकाबले उठा लें जिसमें ये चारों मैचेस भी इंक्लूडेड हैं, तो 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम मैचेस जीती है। और इन पिछले 4 मैचेस में स्पिन को 25 और पेस को 32 विकेटें मिली हैं, लगभग बराबर की मात्रा में दोनों इनिंग्स में, जो कि दिखाता है कि ये पिच काफी बैलेंस नेचर की होती है। लेकिन बस वही ओस का एक फैक्टर आता है, और अगर ओस पड़ती है आज के इस मैच में सेकंड इनिंग की बैटिंग में, तो कोई भी निश्चित तौर पर टीम बैटिंग सेकंड करते हुए उसके लिए चेज करना कोई भी स्कोर एक आसान सा टास्क हो जाएगा। तो जो भी ओस को लेकर के अपडेट होगा, पिच को लेकर के जो अपडेट्स होंगे, वेदर के बारे में जो भी अपडेट होगा टॉस के बाद जो हमको मिलेगा, और साथ ही साथ मेरी अपनी जो फाइनल टीम बनेगी, वो सब कुछ आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताने वाला हूं। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा नीचे, तो क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। और फिलहाल देखिए ये जो पॉसिबल प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर बनती दिखाई पड़ रही है बांग्लादेश की तरफ से, जहां पर तंजीद हसन और सैफ हसन ये दोनों आपको ओपन करते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी लिटन दास हैं, इसके बाद तौहीद हिरदोय हैं, जाकिर अली हैं, मेहदी हसन है, रिशद हुसैन लेग स्पिन बॉलर हैं, इसके बाद आते हैं मोहम्मद सैफुद्दीन, और इसके बाद तंजीम हसन साकिब, नसूम अहमद और मुस्तफिजुर रहमान जो इनकी मेन बॉलर हैं। और ये जो चारों के चारों बॉलर हैं ना, ये मिल करके इवन जो लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स नसूम अहमद भी हैं, ये आपको पावर प्ले में भी और डेथ ओवर के भी, जो टोटल कुल मिला जुला करके 11 ओवर होते हैं, पहले 6 ओवर पावर प्ले के, लास्ट के आखिरी 5 ओवर डेथ के, यही चारों आपको उसमें मिलजुल करके बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे और पूरे 4-4 ओवर भी करेंगे, जिसमें एक और इंपॉर्टेंट बॉलर इनके पास मेहदी हसन भी हैं और रिशद हुसैन भी हैं। तो निश्चित तौर पर कुल मिलाकर के अच्छे खासे 6 बॉलिंग ऑप्शन इस टीम के पास हैं, जिसमें नूरुल हसन, शरीफुल इस्लाम, परवेज हुसैन, इमरान और महिदुल इस्लाम एंकन जैसे खिलाड़ी आपको बेंच पर बैठे दिखाई पड़ सकते हैं। जिसमें शरीफुल इस्लाम खेलते हैं तो एक बाएं हाथ के बढ़िया तेज गेंदबाजी ऑप्शन है। बाकी प्लेयर्स का फॉर्म अगर आप देखने आए कि रीसेंट टाइम में कैसे फॉर्म में रहे हैं, तो अभी रीसेंट टाइम में तो 3 T20 मैच की सीरीज इन्होंने खेली वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसमें बुरी तरह से क्लीन स्वीप हुआ इनका, और उसमें परफॉर्मेंसेस देखें तो तंजीद हसन रीसेंट टाइम में फॉर्म में तो हैं लेकिन टीम को जिता नहीं पाए हैं फिलहाल, और बढ़िया बैटिंग फॉर्म में है, तो निश्चित तौर पर एक अच्छे ऑप्शन भी बन जाते हैं आज के इस मैच के लिए। पिछले 2 मैच में तो बैक टू बैक हाफ सेंचुरी है ही। इसके बाद सैफ हसन एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जो पिछले लास्ट के 2 मैच में तो नहीं चले, हालांकि ये दोनों T10 मैचेस हैं जो कि अबू धाबी में चल रहे हैं फिलहाल, वहां पर इन्होंने खेला था, तो इसको तो हम उतना वैल्यू करेंगे नहीं। लेकिन T20 मैचेस में भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं रहे हैं, बीच बीच में कुछ अच्छी पारियां इनकी आती जरूर है। इनके साथ एडवांटेज भी होता है कि ये शायद ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर दें,
खास करके तब अगर मेहदी हसन प्लेइंग 11 में नहीं खेलेंगे। हालांकि इसके चांसेस लगभग ना के बराबर हैं कि मेहदी हसन को ये लोग प्लेइंग 11 में ना खिलाएं, क्योंकि सामने की टीम में कुछ लेफ्ट हैंडर्स भी हैं। तो उसको देखते हुए ना सैफ हसन की इंपॉर्टेंस जो सामने की टीम में लेफ्ट हैंडर्स हैं काफी अच्छी खासी बढ़ जाती है। बैटर तो बढ़िया है ही, लिटन दास, तौहीद हृदय और जाकिर अली, बाकी जो 3 खिलाड़ी हैं इनका अगर आप रिसेंट फॉर्म देखें तो साफ आपको पता चलेगा कि कंसिस्टेंसी नाम की चीज तो यहाँ पर बिल्कुल एब्सेंट है। तो इन तीनों को तो उतना मैं प्रेफर करूंगा भी नहीं आपको, लेकिन इनसे बेहतर है कि आप मेहदी हसन के साथ चले जाइए, जो बॉलिंग में तो बढ़िया फॉर्म में है ही, बैटिंग भी कर लेते हैं। और रिशद हुसैन एक लेग स्पिनर के तौर पर जो कि बहुत ही कमाल के फॉर्म में है। अगर आप देखें पिछले अगर आप करीब 6 मैचेस उठा लें तो एक बार 6 विकेट है, 3 बार 3-3 विकेट है, एक बार 2 विकेट है, एक बार 1 विकेट है। तो इनको लेकर के तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। और इन दोनों के साथ प्लस पॉइंट ये भी आता है ना कि आप इनको सीधे कप्तान कप्तान बना सकते हैं, सेफेस्ट ऑप्शन है, और ये बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। और उसके बाद मोहम्मद सैफुद्दीन जिन्होंने अपने आखिरी मैच में 3 विकेटें ले रखी हैं, बढ़िया यॉर्कर्स करते हैं, स्लोअर वंस इनके पास अच्छे हैं, T20 के स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट बॉलर आप इनको कह सकते हैं। बाकी तंजीम हसन साकिब जिनका फॉर्म लास्ट के 2 मैच में तो अच्छा नहीं रहा, उसके पहले बहुत अच्छा रहा है। और उसके बाद आते हैं नसूम अहमद, एक ऐसे स्पिन बॉलर जो आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ हमेशा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। तो इनको भी आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, जिसमें एक और नाम यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान का भी है। इनका भी फॉर्म अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंसी आपको साफ उसकी कमी देखने को मिलेगी। तो काफी सारी चीजें डिपेंड इस पर भी करेंगी कि किस इनिंग की बॉलिंग है और उसमें ओस आ रही है या नहीं आ रही है सेकेंड इनिंग में। क्योंकि अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग बांग्लादेश की है और ओस की संभावनाएं बनती दिखाई पड़ रही हैं, तो वहां पर ऑफ स्पिनर्स को टीम में रखना या फिंगर स्पिनर को, जिसमें नसूम अहमद भी आते हैं ना, उतना वैल्यू करेगा नहीं। तब वहां पर आपके लिए ये जो स्पेसर्स हैं सैफुद्दीन, तंजीम हसन साकिब और मुस्तफिजुर रहमान, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिलहाल जो 5 सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपको बता दिए, जिसमें छठे, 7वां और 8वां जो ऑप्शन है, यानी कि 3 जो पेसर्स हैं, इसमें से भी किसी 2 प्लेयर को तो आप पक्के तौर पर लेके जा ही सकते हैं। खास करके ये देखते हो कि अपने होम ग्राउंड पर ये लोग मैच अपना खेलेंगे। इसके बाद हेड टू हेड के आंकड़े से अगर आप कुछ हेल्प लेने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको इतना ही पता चलेगा कि नसूम अहमद ने ना 3 T20 मैचेस खेले हैं आयरलैंड के खिलाफ, 1 भी विकेट नहीं है। और उसके बाद मुस्तफिजुर ने भी 2 मैचेस खेले, 1 भी विकेट नहीं है। सोरीफुल के 1 मैच में 1 विकेट है, रिशद हुसैन के 1 मैच में 1 विकेट है। बैटिंग में केवल लिटन दास के नंबर ठीक ठाक है, 45 का एवरेज है। बाकी तौहीद हृदय के तो केवल 16 का एवरेज है। इसके बाद इस मैदान पर आंकड़े देखने आएंगे तो यहाँ पर सैफ हसन के 3 मैच में केवल 36 रन है, लेकिन वहीं पर तंजीद हसन के आंकड़े बैटिंग एवरेज में देखेंगे तो 54 का है। और इसके बाद लिटन दास और तौहीद हृदय भी यहाँ पर T20 में काफी बेहतर करते रहे हैं। मेहदी हसन के 2 मैच में 5 विकेट हैं, 7 मैच में 11 विकेट यहाँ पर रिशद हुसैन के हैं। स्पेसिफिकली सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में ना ज्यादा कमाल करते हैं, बस वही हमको उसका फैक्टर देखना पड़ेगा। बाकी सैफुद्दीन के 5 मैच में 9 विकेट हैं, तंजीम हसन साकिब यहाँ पर 3 मैच में केवल 1 विकेट है, नसूम अहमद के 9 मैच में 8 विकेट और 9 मैच में 8 विकेट मुस्तफिजुर के हैं। तो काफी सारे हिंट्स तो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं कि नसूम को आप ड्रॉप कर सकते हैं, तंजीम हसन साकिब को ड्रॉप कर सकते हैं, हालांकि रिस्की है ये, लेकिन ये चीज आप कर सकते हैं। और उसके बाद मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशद हुसैन, मेहदी हसन, ये 3 खिलाड़ी, सैफ हसन, तंजीद हसन जैसे 2 और बैटर्स, जिसमें या तो लिटन दास या तो तौहीद हृदय आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी किस इनिंग की बॉलिंग है, पहली या सेकंड इनिंग की, उस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी, जो कि आपको मैं टॉस के बाद टीम में अपने दे दूंगा सारे ऑप्शंस। इसके बाद प्लेयर बैटल के आंकड़े देखने आएंगे ना, तो एक चीज तो क्लियर कट है कि जो बांग्लादेश की टीम है वो लेग स्पिन काफी पुअर खेलती है। ओवरऑल स्पिन पर भी अब काफी आंकड़े इनके खराब रहे हैं, खास करके लेग स्पिन पर, जिसमें सैफ हसन की बात करें तो लेग स्पिन पर 36 गेंद पर 27 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं। लिटन दास की बात करें तो ये मार्क अडेयर पर 12 गेंद पर 29 रन बना करके 1 बार, बेन व्हाइट पर जो कि लेग स्पिनर ही है 19 गेंद पर 24 रन बना करके 1 बार, क्रेग यंग पर 5 गेंद पर 11 रन बना करके 1 बार आउट हो चुके हैं। बाकी ऑफ स्पिन पर भी इनके आंकड़े काफी कह सकते हैं कि एवरेज टाइप के हैं, बिलो द एवरेज आप नहीं कह सकते। 320 रन बना करके 12 बार आउट हुए हैं। इसके बाद तौहीद हृदय, ये तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी फंसते हैं, 7 बार आउट हुए हैं, 109 गेंद पर 127 रन बना करके। इसके अलावा मार्क अडेयर, बेन व्हाइट और क्रेग यंग, तो देखेंगे बार बार आपको जो मार्क अडेयर है, क्रेग यंग है, वो तो दिखाई पड़ेंगे ही, लेकिन स्पिन बॉलिंग और खास करके लेग स्पिनर बेन व्हाइट जैसा खिलाड़ी या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या लेग स्पिन बॉलर, ये हमेशा आपको गेम में बनते दिखाई पड़ेंगे जब भी बांग्लादेश की टीम सामने बैटिंग करेगी, जिसमें जाकिर अली भी आते हैं, ये भी लेग स्पिन पर खराब खेलते हैं। मेहदी हसन, ये भी लेग स्पिन पर बहुत ही पुअर है, 38 गेंद पर 38 रन बना करके 6 बार आउट हुए हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर तो आंकड़े और भी खराब हैं। और बाकी परवेज हुसैन इमोन भी लेफ्ट हैंडर है या ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, 76 रन बना करके 5 बार आउट हो चुके हैं। और ऐसे जो बॉलर जो वीकनेसेस में आपने देखा ना बांग्लादेशी बैटर्स का है, तो वैसे बॉलर हैं कौन सामने की टीम, उसको देखने आएंगे तो बेन व्हाइट तो है ही, जोशुआ लिटिल, बैरी मैकार्थी भी हैं। इसके साथ साथ मैथ्यू हम्प्री एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बस डिपेंड उसी पर करेगा किस इनिंग की बॉलिंग है और ओस आ रही है या नहीं आ रही। बैटिंग ऑर्डर में पॉल स्टर्लिंग है, टिम टेक्टर मोस्ट प्रोबेबली ओपन करेंगे आज, क्योंकि रॉस अडेयर है ना वो चोट
चोटिल होने की वजह से बाहर चले गए हैं। बाकी हैरी टेक्टर है, लोरकान टकर है, कर्टिस कैम्फर है, गैरेट डिलेनी है, मार्क अडेयर है। गैरेट डिलेनी भी थोड़ी बहुत लेग स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं। और उसके बाद ये हैं इनके बाकी 4 बेंच के प्लेयर्स, जिसमें से क्रेग यंग को भी लोग ट्राई कर सकते हैं। और बाकी ये है आपके सामने रीसेंट फॉर्म इन सभी प्लेयर्स का, कि रीसेंट टाइम में कैसे फॉर्म में रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में तो उतना बेहतर कर नहीं पाए, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट में देखा तो पॉल स्टर्लिंग ये हाईली इनकंसिस्टेंट प्लेयर हैं। इनके ऊपर भरोसा कर पाना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप इनको टीम में लेके जाए या ना जाए। टीम टेक्टर जरूर डोमेस्टिक सीजन इनका बहुत अच्छा गया, वहां पे जो आयरलैंड के अंदर T20 डोमेस्टिक सीजन हुआ था, वनडे डोमेस्टिक सीजन हुआ था, उसमें इन्होंने काफी कमाल का काम किया है। तो ओवरऑल फॉर्म में तो हैं, लेकिन इनको मैं ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर ही आपको सजेस्ट करूंगा। बल्कि बेहतर है कि आप हैरी टेक्टर और लोरकान टकर पर भरोसा करें, जो कि कंपैरेटिवली इंटरनेशनल क्रिकेट में ना बेहतर अनुभव रखते हैं, फॉर्म में भी हैं। तो ये दोनों काफी सेफ ऑप्शन बन जाते हैं स्टिंग की तरफ से। और उसके बाद आते हैं कर्टिस कैम्फर, जो एक एडवांटेज लेकर के आते हैं अपनी राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलिंग का, जो कि एक राइट हैंडेड बैटर भी है। तो ये ज्यादा बेटर और सेफेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से हो जाते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि गैरेट डिलेनी भी, और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर बेन व्हाइट अगर प्लेइंग इलेवन में खेलते हैं तो ये भी, जो कि ओवरऑल काफी अच्छे फॉर्म में भी हैं। और बाकी मैथ्यू हम्फ्री भी इस टीम के खिलाफ, और खास करके तब अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किस इनिंग की बॉलिंग है, कब इनको ट्राई करना है। बाकी फॉर्म में तो है। बाकी मार्क अडेयर है, जोशुआ लिटल है, बैरी मैकार्थी है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और प्लेयर है जो आपको जो यहाँ पर क्रेग यंग, वो खेलते हैं नहीं खेलते हैं उस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। लेकिन उसमें मार्क अडेयर निश्चित तौर पर, चूंकि बैटिंग भी कर लेते हैं ठीक ठाक, हालांकि फॉर्म में नहीं है, तो वो एक एडवांटेज इनके साथ होता है। जोशुआ लिटिल एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, वो इनके पास एक एडवांटेज है। बैरी मैकार्थी अच्छे खासे स्लोअर वंस करते हैं, लेकिन तीनों का अगर आप रीसेंट फॉर्म देखेंगे तो उतना बेहतर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन सब कुछ तो रीसेंट फॉर्म पर ही डिपेंड करता नहीं। आगे चल करके हम हेड टू हेड भी देखेंगे कि ये लोग जब खेलते हैं बांग्लादेश के खिलाफ T20 फॉर्मेट में तो कैसी परफॉर्मेंसेज हैं। तो उसमें पॉल स्टर्लिंग के आंकड़े तो बहुत ही एवरेज हैं, और टीम टेक्टर खेले नहीं। लेकिन हैरी टेक्टर के आंकड़े देखें तो 3 मैच केवल 55 रन है, उसमें एक बार नॉट आउट रहे, तो नंबर्स थोड़े से ठीक हैं। लोरकान टकर के 3 मैच में केवल 10 रन है। कर्टिस कैम्फर के 3 मैच में 67 रन है, और एक ही बार आउट हुए, तो 67 का एवरेज भी है, 1 विकेट भी है। गैरेट डिलेनी के 2 मैच में 1 विकेट है, 27 रन है। मार्क अडेयर के 3 मैच में 5 विकेट हैं। मैथ्यू हम्फ्री के 1 मैच में 2 विकेट हैं। तो नंबर्स के बेसिस पर अगर आप जाकर के देखें तो कौन से प्लेयर बेहतर हैं हेड टू हेड में, वो तो आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है, जिसमें बेन व्हाइट भी आ जाते हैं लेग स्पिनर के तौर पर 3 मैच में 3 विकेटों के साथ, और क्रेग यंग अगर खेलते हैं तो ये भी, जिनके एक ही मैच में 2 विकेट हैं। और इवन जॉश डॉकरेल, हालांकि जॉश डॉकरेल को वो मैं वैल्यू नहीं दे पा रहा, क्योंकि इनकी बॉलिंग जो है, जिसमें 2 मैच में इन्होंने 3 विकेटें ली हैं बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन ये बॉलिंग अब करते नहीं रिसेंट टाइम में देखने को मिला है, जो स्पेशलिस्ट बैटर ही खेलते हैं। इस वजह से उतना इंपॉर्टेंट इनको मैं कहूंगा नहीं। लेकिन बाकी जो प्लेयर हैं उसमें से कौन कितना इंपॉर्टेंट है वो तो आप देख सकते हैं। और खास करके ऑलराउंडर्स, चाहे कर्टिस कैम्फर हो, चाहे गैरेट डिलेनी हो, चाहे मार्क अडेयर हो, और स्पिनर्स में मैथ्यू हम्फ्री और बेन व्हाइट, ये ज़्यादा जरूरी ऑप्शन बन जाते हैं। बाकी इस मैदान पर भी ये लोग खेले हुए हैं, यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर मार्क अडेयर ने बांग्लादेश के ही खिलाफ 3 मैच में 5 विकेट इसी मैदान पर ले रखा है, और मैथ्यू हम्फ्री ने 1 मैच में 2 विकेट ले रखा है। बेन व्हाइट ने 3 मैच में 3, 1 मैच में 2 विकेट क्रेग यंग ने। और बाकी जो ऊपर से बैटर्स हैं, जिसमें पॉल स्टर्लिंग के 3 मैच में 94 रन है, 31 का एवरेज है। नंबर्स थोड़े से हैरी टेक्टर के भी बेहतर हैं, इवन कर्टिस कैम्फर के भी, वो चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे। और बाकी प्लेयर बैटल में देखेंगे तो ये टीम भी स्पिन बहुत अच्छा खेलती नहीं, चाहे वो लेग स्पिन हो चाहे वो ऑफ स्पिन हो, वो नंबर्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। जिसमें पॉल स्टर्लिंग रिशद हुसैनी के 7 गेंद पर 8 रन बना करके 1 बार आउट हुए हैं। मोहम्मद सैफुद्दीन के 3 गेंद पर 5 रन बना करके 1 बार, मुस्तफिजुर रहमान के 3 गेंद पर 1 रन बना करके 1 बार आउट हुए हैं। लेग स्पिन पर भी आंकड़े देखें तो 210 गेंद पर 287 रन बना करके 16 बार आउट हुए हैं, यानी कि दिखता है कि 17-18 के आसपास का एवरेज है। हैरी टेक्टर सोरिफुल इस्लाम की बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर 9 गेंद पर 6 रन बना करके 1 बार, ऑफ स्पिन पर इनके आंकड़े बहुत ही पुअर हैं। और सिमिलरली लोरकान टकर भी सोरिफुल इस्लाम की पहली गेंद पर आउट हुए हैं, और लेग स्पिन पर ये भी खराब खेलते हैं। और उसके बाद लेग स्पिन आपको फिर से दिखाई पड़ेगा गैरेट डिलेनी, कर्टिस कैम्फर के साथ। तो रिशद हुसैन तो बहुत ही सेफेस्ट ऑप्शन है, और इवन मेहदी हसन भी, कप्तान है वाइस कप्तान के। ये बात हमको ये देख करके भी समझ में आती है, पीछे भी चीजें आपको मैंने क्लियर करी है। लेकिन जो फाइनल चीजें होंगी ना, या जो फाइनल टीम बनेगी, वो सब कुछ डिपेंड करेगा कंडीशंस पर, कि ओस आ रही है या नहीं आ रही, पिच कैसी है। ये सारे अपडेट्स जो पिच के बारे में उसके बारे में होंगे आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। अपनी फाइनल टीम भी वहीं पर दूंगा, तो जाकर के ज्वाइन हो जाइए। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक आपको मैंने दे रखा है। ज्वाइन होने के साथ साथ पूरा वीडियो जरूर देखिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।